विचलित था, मन विचलित था। तो मन को शांति इसको मिली। तो लोगों को आज जो अब देखना है वह हमारा सिलेबस का पहला टॉपिक मन हो गया ना। तो यह हमारा सिलेबस का पहला टॉपिक है और यह टॉपिक है इतिहास अध्ययन के स्रोत। अभी हम लोगों ने जो देखा था वह देखा था इतिहास अध्ययन पर दृष्टिकोण, विभिन्न दृष्टिकोण। यह हम लोगों ने देखा इतिहास अध्ययन पर विभिन्न दृष्टिकोण क्या है। दूसरा यह देखा हम लोगों ने कि इतिहास लेखन को लेकर कि क्या भारतीय इतिहास लेखन कला से परिचित थे अथवा नहीं थे, ये हम लोगों ने देखा। और अगर परिचित थे तो कैसे, और नहीं तो कैसे। कैसे नहीं माना गया कि भारतीयों को इतिहास लेखन की कला की जानकारी ही नहीं। फिर इसमें हम लोगों ने देखा कि कौन सी हमारी ऐसी ऐतिहासिक रचना है जिसे इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। वह है कल्हन की राजतरंगिणी। और कल्हन की राजतरंगिणी को क्यों रखा गया पर भी हम लोगों ने डिटेल्स में चर्चा। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब हम लोग जो यहाँ पे दूसरे टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग चल, हमारा दूसरा टॉपिक है और वह है इतिहास। क्या हुआ, वहाँ बैठना था। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है, बैठने दो भाई, हुकुम को बैठने दो। क्रांतिकारी हुकुम। तो यह हम लोगों का है और वह है इतिहास अध्ययन के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और 2019 में इस पे प्रश्न पूछा। इस पे 2019 में अगर आप लोगों ने कुछ को किया था, बाकी तो एंशिएंट इंडिया का जो प्रश्न था वह मैं 2019 से 23 तक के आप लोग को दिया गया था ना। आप देखो कि 2019 में यह पहला प्रश्न ही ऑफिशियल। तो 2019 का पहला प्रश्न ही, क्या आप इस मत से सहमत हैं पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं। टिप्पणी की यह प्रश्न था। बात सहमति असहमति, सहमत हैं या असहमत हैं, हम डायरेक्ट तो ऐसे बतलाएंगे नहीं कि हाँ हम सहमत हैं या असहमत, हम तथ्यों के साथ बतलाएंगे। यानी प्रश्न है कि पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते, यानी जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उन पुरातात्विक साक्ष्य से होता क्या है, तो साहित्यिक जो जानकारी है साहित्यों से प्राप्त हो रही है वह बेहतर है। तो भाई, तो फिर पुरातात्विक साक्ष्य की विशेषता हमसे पूछा जा रहा है। यानी पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है कि उसमें थोड़ा इसकी गुंजाइश कम है प्रक्षेपण की, यानी उसमें काट छांट नहीं किया जा सकता। अशोक का अभिलेख, क्या आप उसको बदल दोगे क्या? में काट छाट हो सकता है, इस समय के साथ उसमें दो बात आप भी ऐड कर दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लेकिन साहित्यिक साक्ष्य में इसकी क्या है, गुंजाइश होती कि वहाँ पे थोड़ा काट छाट चलता है, युग के साथ बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं। इसके साथ साथ भाषाई समस्या होती है कि उस समय का भाषा बाद में जब उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है तो वह किस
में बतलाया गया था उस समय काल में, तो उसको फिर अपने अनुरूप ढाल दिया जाता है। तो एक समस्या यह भी बनी रहती है। तो आपसे प्रश्न यानी आपको साक्ष्यों पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम लोगों को आज जो यहाँ पे देखना है, जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। प्राचीन भारतीय प्राचीन भारतीय, अच्छा ये प्रीलिम्स में भी आप लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। प्राचीन कला संस्कृति में भी यहाँ से काम आ जाता है, तो आप इसको पढ़ते हो। तो प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत। क्या ऑनलाइन वाले कुछ लिखते भी नहीं हैं और शिकायत भी करते हैं कि हम लोग की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता है? तो भाई जब कुछ पूछोगे तब तो जो भी मैसेज है आप लोगों को ऑनलाइन में, आप लोग अपना बता दिया करो, लिख दिया करो वहाँ पे जो कुछ। अब मैं ऐसे देखते रहूँ जब मैं, तभी जब मुझे लगे कि हाँ मुझे कुछ वैसा चीज़ आप पूछ रहे हो जिसको बताना चाहिए तो अवश्य बताया जाए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत। अब इतिहास अध्ययन का स्रोत हम कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास को जान, तो यहाँ पे अगर हम अध्ययन स्रोत की बात करें कि इतिहास अध्ययन के जो स्रोत हैं, तो दो स्रोत हैं जिसके आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता है। एक जो स्रोत है वह स्रोत क्या है? वह है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, क्योंकि प्रारंभ में हमारी जो निर्भरता थी वो हमारी निर्भरता किस पर? साहित्यिक स्रोत। यानी हम जो कुछ भी जानकारी प्राप्त कर पा रहे थे वह साहित्यिक रचनाओं के आधार पर, उस समय काल के साहित्यों के आधार पर। इसलिए शुरुआती चरण में पुरातात्विक स्रोत को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जा रहा था, और सबसे बड़ी समस्या थी कि पुरातात्विक स्रोत का उत्खनन भी नहीं हुआ। तो इसलिए हमारी जो शुरुआती जो निर्भरता बनी रही वह साहित्यिक स्रोत पर रही, और हम ऑथेंटिक किसी को अगर माने तो साहित्यिक स्रोत। यहाँ तक कि शुरुआती चरण में यह भी एक समस्या बनी रही कि पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को साहित्यिक स्रोतों से मैच कराने के बाद ही उसको सही माना जाता। लेकिन बाद में आगे चलकर जैसे जैसे उत्खनन कार्य हुआ, जैसे जैसे अवशेषें प्राप्त होती चली गईं, वैसे वैसे हमारी निर्भरता अब केवल साहित्यिक स्रोतों पे नहीं रही, बल्कि पुरातात्विक स्रोतों। और बाद के दिनों में अब केवल पुरातात्विक स्रोत से साहित्यिक स्रोत को मैच ही नहीं किया जा रहा था, बल्कि एक विकल्प के रूप में, इतिहास अध्ययन के एक विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा था। तो साहित्यिक स्रोत यानी इस आधार पर जो हम इतिहास का जो अध्ययन करते हैं, तो दो आधार पर किसी भी समय काल की घटना को, तो एक तो हमारे पास जानकारी का स्रोत होता है उस समय काल के साहित्य, और दूसरा जो हमारे पास जानकारी का स्रोत होता है वह होता है पुरातात्विक। पुरातात्विक पुरातात्विक तो यह इतिहास के अध्ययन के दो हमारे पास स्रोत। इन आधारों पर हम किसी भी समय काल की घटनाओं को हम जान पाते। अब अगर साहित्यिक स्रोत की बात करें, तो साहित्यिक स्रोत में यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे साहित्य यहाँ पे होंगे। इसमें एक तो सबसे पहले यहाँ पे है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य को भी आप देखो तो धार्मिक साहित्य में भी यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं, तो धार्मिक साहित्य के भी बहुत सारे रूप हैं। जिसमें आपको वैदिक साहित्य है, जिसमें वैदिक साहित्य है, जिसमें वैदिकोत्तर साहित्य है, वैदिकोत्तर साहित्य है, वैदिकोत्तर साहित्य। यानी वैदिकोत्तर कहा जा रहा है कि वैदिक काल के बाद के साहित्य। तो वैदिक काल के बाद के साहित्य जैसे हम लोग देखते हैं, तो आपका उपनिषद हो गया, या फिर स्मृति ग्रंथ हो, गान हो गया, या फिर आपका महाकाव्य हो गया, हमारे रामायण और महाभारत। तो ये सब क्या है? वैदिक काल की रचना नहीं, बल्कि ये सब है वैदिक काल के बाद की रचना। तो वैदिकोत्तर साहित्य, इसके साथ साथ बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य है। इसके साथ साथ आप देख रहे हो तो जैन साहित्य है, जैन साहित्य है,
जैन साहित्य है। तो इस प्रकार से ये सारे हमारे पास जो प्राचीन, क्योंकि प्राचीन काल के धर्म भी यही है, प्राचीन काल का तो धर्म यही है। हम यहाँ पे अरबी साहित्य को तो नहीं लाएंगे, इस्लामिक साहित्य को तो नहीं लाएंगे, कि प्राचीन काल में वह धर्म है ही नहीं। तो यहाँ पे हम धार्मिक साहित्य के रूप में कुछ इस तरीके से देखते हैं। इसके साथ साथ आपको धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी होंगे। धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य यानी जिनका जो धर्म से संबंधित नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो तो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, यह क्या है? धार्मिक साहित्य है। यह कैसा साहित्य है? धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इसी के साथ साथ आप देख रहे हो तो आपको मेगास्थनीज की इंडिका, यह क्या है? धार्मिक साहित्य है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। इसी तरीके से आप देखते हो तो आपको देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त की ही रचना है देवी चंद्रगुप्तम, यह भी धार्मिक साहित्य नहीं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, धार्मिक साहित्य नहीं। पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है। इसके साथ साथ पतंजलि का महाभाष्य, यह आपको उसी पर लिखी गई एक टीका है। इसी तरीके से आप देख रहे हो तो वान भट्ट की रचना। इसी के साथ साथ आप देखते हो तो अश्वघोष की रचना। तो ये सारे चीजें धार्मिक साहित्य नहीं है, बल्कि ये कैसे हैं? धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। तो इससे भी अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र हो, कल्हन की राज तरंगिणी हो, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हो, विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम हो, या फिर आपको अश्वघोष का बुद्ध चरित हो, अब इन सब से भी क्या हमें उस समय काल के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो रही या नहीं हो रही? तो हमें इससे भी, इन साहित्यों से भी उस समय काल के वो सारी जानकारियां प्राप्त हो रही, जिससे हम उस समय काल के इतिहास को जान पाते हैं। तो यह भी इतिहास अध्ययन के एक महत्वपूर्ण। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं तो और भी साहित्यिक स्रोत में, जैसे आप देखो क्षेत्रीय साहित्य। अब अगर क्षेत्रीय साहित्य की बात करें तो कुछ ऐसे भी साहित्य हैं जो क्षेत्र विशेष से संबंधित है। जैसे अगर आप देखो तो रासो काव्य जो राजस्थान से संबंधित है, जैसे परमल रासो है, विसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, जय मयंक, जय चंद्रिका। अब ये सब राजस्थानी साहित्य, तो इन सब से हमें राजस्थान के संदर्भ में जानकारियां मिल रही। उसी प्रकार आप देखते हो तो कल्हन की राज तरंगिणी है, क्षेत्रीय साहित्य, उससे हमें कश्मीर के विषय में जानकारी प्राप्त हो रही। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय साहित्य। अच्छा, क्षेत्रीय साहित्य में एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे यह भी है कि क्षेत्रीय साहित्य की कुछ अपनी सीमाएं रही। सीमाएं क्या रही है कि थोड़ा सा इसमें संकीर्णता का भाव, क्षेत्रीयता का भाव यह आपको दिखाई देगा। इसमें थोड़ा कट्टरता भी दिखाई देगा, क्षेत्रीय कट्टरता की भावना भी दिखाई देगा। तो इस प्रकार से यह भी हमारे पास अध्ययन स्रोत के रूप में है, यानी यह भी, इससे भी हम उस समय काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ साथ और भी साहित्य हैं, साहित्य के और भी प्रकार हैं। जैसे आप देखते हो तो क्षेत्रीय साहित्य के साथ साथ कुछ साहित्य हैं जिन्हें आपको वैज्ञानिक साहित्य कहा जा रहा है। इसमें विज्ञान की जानकारी तो दी गई है, लेकिन इस विज्ञान की जानकारी के साथ साथ उस समय काल की अन्य जानकारियां हमें प्राप्त हो रही। जैसे आर्यभट्ट का ही रचना है आर्यभट्टियम। अब यह आर्यभट्ट की रचना है, आर्यभट्टियम सिद्धांत, लेकिन इससे हमें केवल वैज्ञानिक जानकारी ही नहीं मिल रही है, उस समय काल की अन्य सामाजिक सांस्कृतिक जानकारियां भी हमें प्राप्त हो रही है। या बृहद संहिता है, बृहद जातक है। तो इन सब को अगर आप देखो, चरक का सुश्रुत साहित्य है, तो इन सब से भी हमें उस समय काल की जानकारी प्राप्त हो रही है नहीं। तो इसके साथ साथ क्षेत्रीय साहित्य हैं, यानी जो साहित्यिक स्रोत के रूप में है। जब आप बतलाओगे तो इन सभी स्रोतों को बतलाओगे, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत जिससे हमें उस समय काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो क्षेत्रीय साहित्य है, इसके साथ साथ वैज्ञानिक साहित्य हैं, वैज्ञानिक साहित्य, वैज्ञानिक साहित्य। इसके साथ साथ आप देखो तो विदेशी साहित्य भी है, विदेशी साहित्य भी है जो हमें उस समय काल के जानकारी दे रहा है। अब विदेशी साहित्य के भी कुछ अलग अलग रूप हैं।
जैसे एक तो विदेशी साहित्य में हम लोग देख रहे हैं तो कुछ आपको यूनानी साहित्य है, यूनानी या रोमन साहित्य जिसे कहा जा रहा है, रोमन साहित्य, तो इससे भी हमें उस समय काल की जानकारी प्राप्त हो रही है। अब इसमें जैसे आप देखो तो हेरोडोटस की रचना है, या फिर एसियस है, अरिस्टोबुलस है, नियार्कस है, ये सब सिकंदर के समकालीन थे यूनानी लेखक। भारत आए नहीं, भारत आते नहीं हैं, लेकिन भारत के विषय में यह बतलाते अवश्य हैं। इसी प्रकार से मेगास्थनीज, वह तो भारत भी आया, मेगास्थनीज की इंडिका, स्ट्रैबो की रचना, प्लिनी है, हेरोडोटस हैं, डायोडोटस हैं, प्लूटार्क हैं, ये सब क्या हैं? यूनानी साहित्यकार हैं, यूनानी साहित्यकार है जो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत हैं। यह भी भारत के विषय में जानकारी दे रहे हैं, इससे भी हमें भारत के विषय में जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके साथ साथ आप देखो तो यूनानी साहित्य के साथ साथ चीनी साहित्य भी। अब चीनी साहित्य में जैसे फाहियान, वेनसांग, सिंह, यह सब आ रहे हैं, ये सब अपना यात्रा वृत्तांत लिख रहे हैं। इन सब की यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय काल के तदयुगीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से जब आप साहित्यिक स्रोत बतलाओगे तो इसमें आप चीनी साहित्य का भी उल्लेख करोगे कि वह कौन कौन से चीनी साहित्य हैं तो उस समय काल के विषय में जानकारी। इसके साथ साथ कुछ अरबी साहित्य भी हैं, अरबी साहित्य भी, अरबी साहित्य। अब अरबी साहित्य जैसे उस समय काल के अगर अरबी साहित्य के हम तो सुलेमान हैं, अल मसूदी हैं, ये सब आ रहे हैं किसके समय में? सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी, ये सब किसके समय में? मोहम्मद गौरी के साथ। तो मोहम्मद गौरी के साथ जब भारत आते हैं तो इनकी रचनाओं से भी ये सब कैसे इतिहासकार हैं? अरबी इतिहासकार हैं, इन्होंने अरबी भाषा में लिखा, लेकिन इनसे भी हमें उस काल के विषय में जानकारी मिल रही है या नहीं मिल रही है? तो इन अरबी साहित्यकारों से भी हमें उनके विषय में जानकारी, उस समय काल के भारत के विषय में जानकारी हम प्राप्त कर पा रहे हैं। तो यह एक तो यानी इतिहास अध्ययन के, यह हमारे पास अगर हम धार्मिक साहित्य बतलाएंगे, ये साहित्यिक स्रोत बतलाएंगे, ये साहित्यिक स्रोत क्या है, इससे हम कैसे इतिहास का अध्ययन कर पा रहे हैं, तो हमें इन सब का उल्लेख करना, हमें इन सब का उल्लेख। इसके साथ साथ आप देखते हो कि अब साहित्यिक स्रोत हैं तो साहित्यिक स्रोत की कुछ, इनकी जैसे अब साहित्यिक स्रोत की कुछ अपनी विशेषता भी है और कुछ इसकी सीमाएं भी फिर होंगी। तो लास्ट में फिर आप उसके महत्व, जैसे अगर साहित्यिक स्रोत के महत्व पर चर्चा करें, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन में साहित्यिक स्रोत का क्या महत्व रहा, तो महत्व जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप महत्व में यही बतलाओगे ना कि भाई क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक, तो आप उसके महत्व को बतलाओगे। तो यह हमें देखना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के एक तो हमारे पास इतिहास अध्ययन के स्रोत के रूप में साहित्यिक स्रोत हैं, दूसरा जो इतिहास अध्ययन का जिससे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं वह है पुरातात्विक। और पुरातात्विक स्रोत में क्या है, तो पुरातात्विक स्रोत में आप देख रहे हो अभिलेख, इसके साथ साथ मृदभांड, इसके साथ साथ सिक्के, इसके साथ साथ स्मारक, इसके साथ साथ वो सारे आएंगे, स्मारक में ही आ जाएंगे, स्तूप, चैत्य है ना, स्तंभ है, ये सारे आ जाएंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ कला के भी रूप होंगे, जैसे मूर्तियां, मूर्तियां अगर सिंधु घाटी सभ्यता काल से वह मूर्तियां प्राप्त हुई है जो मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी प्राप्त हो रही है, तो उससे हमें कुछ तो जानकारी मिल रहा है कि उस समय काल में नृत्य कला प्रचलन में था या नहीं था। तो उस समय नृत्य कला प्रचलन में समाज में है। अब यहां अगर पुरातात्विक स्रोत को देखो तो यह भी इतिहास अध्ययन की एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। यानी कहा जाता है कि जहां पे साहित्य मौन है वहां पुरातत्व बोलता है। यानी जहां पे साहित्य है ही नहीं, क्यों नहीं है, तो या तो लिपि नहीं है, या तो लिपि है तो अपठनीय है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हम उस काल के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए?
अगर मूर्तियां हमें जानकारी दे रही हैं तो कला के अनुरूप चित्रकारिता भी तो हमें जानकारी प्रदान कर रही है। अगर हम देखें भीमबेटका के गुफा चित्र, आदमगढ़ के गुफा चित्र, तो उस समय पाषाण काल में कोई लिपि नहीं है, क्योंकि तो वह इतिहास का कैसा काल है, वह इतिहास का प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह काल जिस काल में कोई लिपि का विकास ही नहीं। तो अगर प्रागैतिहासिक काल को हम देखें तो प्रागैतिहासिक काल के विषय में हम जो कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वहां पे साहित्य मौन है, साहित्य है ही नहीं, लिपि है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, आध ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता का काल, जिसे आध ऐतिहासिक काल कहा जा रहा है, जिसे इतिहास का ऐसा काल कहा जा रहा है जहां पे लिपि तो है लेकिन वह लिपि कैसी है, अपठनीय है, यानी उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। और वहां से भी हम उस समय काल के विषय में जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। अगर वह सिंधु घाटी सभ्यता काल से वह आवासीय संरचना नहीं प्राप्त होता तो क्या हम वहां के समाज को जान पाते कि वहां पे समाज में जो लोग थे वह समाज समतामूलक समाज नहीं बल्कि विषमतामूलक समाज था। अगर यह जानकारी हमें प्राप्त हो रही है तो किस आधार पर, वहां की आवासीय संरचना के आधार पर, कि जहां हम देख रहे हैं कि नगर के प्रत्येक नगर विभाजित है, जहां हम देख रहे हैं कि नगर का जो पश्चिमी भाग है वह दुर्गीकृत है और नगर का पूर्वी भाग सामान्य लोगों का निवास स्थल। हमें क्या पता चला कि वहां का समाज विभाजित समाज। इससे हमें क्या पता चला कि वहां के समाज में आर्थिक समानता नहीं, समतामूलक समाज नहीं था बल्कि समाज विषमतामूलक, क्योंकि उनके आवासों से यह पता चल रहा है कि अगर दुर्ग है तो उस दुर्ग में सामान्य लोग नहीं रहते हों, दुर्ग में शासक प्रशासन से, शासन प्रशासन से जुड़े कुलीन वर्ग के लोग, संपन्न वर्ग के लोग। तो वहीं दूसरी ओर शहर के दूसरी ओर सामान्य आवासीय संरचना भी है, जिसे निचला शहर कहा जा रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि सामान्य लोग वह अलग रहते होंगे। तो यह हमारे पास लिपि तो है लेकिन वह लिपि अपठनीय, साहित्य मौन है, लेकिन फिर भी पुरातत्व चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है हम ऐसे। अगर पाषाणकालीन गतिविधियों को जानना है, वह भीमबेटका का गुफा चित्र जो बोल रहा है, जो बतला रहा है कि हम ऐसे थे, हम आदिम समाज थे, हमारी निर्भरता शिकार पर थी, हम खाद्य उत्पादक नहीं थे, हम खाद्य संग्राहक थे। यह वहां के चित्र बतला रहा है, यह वहां का चित्र बतला रहा है कि उस समय के लोगों को लिंग भेद की जानकारी थी। यह वहां का चित्र बतला रहा है, यह वहां का चित्र बतला रहा है कि लोग रंगों से भी परिचित थे क्योंकि चित्रों में रंग भरा गया। यह हमें पता चल रहा है कि वे रंग के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, इस साहित्य में नहीं। सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम पाषाणकालीन गतिविधियों को जान पा रहे हैं, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम सिंधु घाटी जैसी सभ्यता संस्कृति को जान पाएं, उसकी निरंतरता को समझ पाएं, वर्तमान सभ्यता के उसकी देन को समझ। तो यहाँ केवल और केवल उस समय काल के इतिहास की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोतों से नहीं बल्कि पुरातात्विक स्रोत। अगर यहाँ पे साहित्यिक स्रोत की बात की जाए तो अब अगर आप साहित्यिक स्रोत को भी देखोगे तो साहित्यिक स्रोत के भी दो रूप होते हैं, जिसे एक कहा जाता है प्राथमिक साहित्य और एक को कहा जाता है द्वितीयक साहित्य। अब अगर साहित्यिक स्रोत भी हम देखते हैं तो इसके भी दो रूप हैं। एक है साहित्य जो प्राथमिक साहित्य है, प्राथमिक साहित्य। अब प्राथमिक साहित्य किस साहित्य को कहा जा रहा है? तो प्राथमिक साहित्य वह साहित्य है जिस साहित्य की रचना उसी काल में की गई है, इस साहित्य की रचना उसी काल में की।
तो वह प्राथमिक साहित्य हो। जैसे अगर आप देखो तो वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य क्या है? वह आपको वह प्राथमिक साहित्य है। लेकिन क्योंकि उसकी रचना वैदिक काल में की जा रही है, वैदिक काल के आधार पर, जैसे आप देखते हो कि अब वेनसांग की रचना है, वान भट्ट की रचना है, तो यह वान भट्ट की रचना, वेनसांग की रचना, ये सब रचनाएं क्या हैं? प्राथमिक स्रोत हैं, प्राथमिक साहित्य हैं। कैसे? तो यह उसी काल में लिखित है। अगर वान भट्ट की रचना को हम देखते हैं, वेनसांग की रचना को हम देखते हैं, तो इससे हमें हर्ष के काल के विषय में जानकारी मिल रही है। तो यह प्राथमिक साहित्य है, यानी उसी काल की घटना जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसी काल में लिखी गई है। लेकिन अगर यही आप देखो कि मैक्स मुलर अगर इतिहास को लिखते हैं तो उनकी रचना प्राथमिक। अगर मैक्स मुलर वैदिक साहित्य के विषय में जानकारी देते हैं, क्या मैक्स मुलर वैदिक काल के थे? बल्कि वह बाद में उसके विषय में बतला। तो वह द्वितीयक स्रोत, वह स्रोत क्या होगा? मैक्स मुलर की रचना वैदिक काल के विषय में दी गई जानकारी प्राथमिक है या द्वितीयक? तो वह द्वितीयक है। उसी प्रकार आप देखो तो अगर जब वेनसांग जब हर्ष के विषय में बतलाता है तब वह प्राथमिक स्रोत है। जब वेनसांग अपनी रचनाओं में हर्ष का उल्लेख करता है तो वह प्राथमिक स्रोत। लेकिन जब वही वेनसांग अशोक के काल का विवरण देता है, क्या वह प्राथमिक स्रोत? तो वह द्वितीयक स्रोत। अगर वेनसांग अशोक के काल के विषय में जानकारी, क्योंकि अशोक उसके पहले का है, और अगर अशोक के समय काल की घटनाओं का उल्लेख करता है, अगर कल्हन अपने राज तरंगिणी में अशोक का उल्लेख करता है, तो वह जानकारी क्या प्राथमिक स्रोत होगी? बल्कि वह जानकारी कैसी स्रोत होगी? वह द्वितीयक स्रोत। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो यहाँ पे भी साहित्यिक स्रोत में एक तो प्राथमिक स्रोत यानी प्राथमिक साहित्य, और दूसरा द्वितीयक स्रोत, जिसे द्वितीयक साहित्य कहा जा रहा है। तो इसके भी दो रूप हैं, इसके भी दो रूप हैं। तो इस प्रकार से इतिहास अध्ययन में एक तो साहित्यिक बतला देना है, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन में क्या है, साहित्यिक क्या है, और इससे हमें क्या क्या जानकारियां मिल रही है, कैसी जानकारियां हमें प्राप्त हो रही है, हमें उस संदर्भ में यहाँ पे पहले बता। सबसे पहले इतिहास अध्ययन के थोड़ा स्रोत को दीजिए। इतिहास अध्ययन, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन स्रोत, तो आप लोग हेडिंग में लिख, अब इसी में लिख लो प्राचीन भारत के। हाँ, हेरोडोटस को इतिहास का पिता क्यों? अब देखो, सबसे पहले तो इतिहास को जो लिखा जा रहा है वह किसके द्वारा लिखा जा रहा है? हेरोडोटस के द्वारा। अब इतिहास का पिता क्यों कहा जा रहा है, फाउंडर ऑफ हिस्ट्री? तो उसने ही पहले विवरणों के साथ, क्रम के साथ इतिहास को लिखने का काम। इतिहास का पिता फाउंडर है, ये फाउंडर है। अब कहोगे कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कैसे है? नहीं, स्थापना की थी, संस्थापक है। सबसे पहले इतिहास, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर इतिहास किसी ने लिखा तो वह हेरोडोटस ने, इतिहास का पिता। तो यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत, प्राचीन भारत के इतिहास अध्ययन के दो स्रोत, प्राचीन भारत के इतिहास अध्ययन के दो स्रोत, साहित्यिक एवं पुरातात्विक। प्राचीन भारत के इतिहास अध्ययन के दो स्रोत हैं, साहित्यिक एवं पुरातात्विक। साहित्यिक एवं पुरातात्विक। प्रारंभ में हमारी निर्भरता, प्रारंभ में हमारी निर्भरता, प्रारंभ में हमारी निर्भरता
इतिहास अध्ययन के लिए, प्रारंभ में हमारी निर्भरता इतिहास अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों पर थी। प्रारंभ में हमारी निर्भरता इतिहास अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों पर थी, परंतु आगे चलकर प्रारंभ में हमारी निर्भरता इतिहास अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों पर थी, परंतु आगे चलकर इतिहास अध्ययन का मुख्य स्रोत इतिहास अध्ययन का मुख्य स्रोत पुरातात्विक स्रोत को भी माना जाने लगा। आगे चलकर इतिहास अध्ययन का मुख्य स्रोत पुरातात्विक स्रोतों को भी माना जाने लगा। शुरुआती चरण में पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं शुरुआती चरण में पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि की जाती थी। शुरुआती चरण में पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि की जाती थी, मैच किया जाता था प्रारंभ में, परंतु वर्तमान में इसके द्वारा अब वैकल्पिक सूचना भी प्रदान की जाने, वर्तमान में इसके द्वारा अब वैकल्पिक सूचना भी प्रदान की जाने लगी। अर्थात अब पुरातात्विक साक्ष्य वर्तमान में अब इसके द्वारा वैकल्पिक सूचना भी प्रदान की जाने लगी। अर्थात अब पुरातात्विक साक्ष्य साहित्यिक साक्ष्यों के द्वारा प्राप्त सूचनाओं अब पुरातात्विक साक्ष्य साहित्यिक साक्ष्यों के द्वारा प्राप्त सूचनाओं का पुष्टि करने वाला साधन ही मात्र नहीं, प्राप्त सूचनाओं का पुष्टि करने वाला साधन ही मात्र नहीं रहा, यानी अब ऐसा नहीं रहा कि अब आपको जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसमें जो सूचना दी जा रही है अब वह साहित्यिक साक्ष्य से मिलाकर ही केवल अब नहीं देखा, क्योंकि अब पुरातात्विक साक्ष्यों से वैकल्पिक यानी कुछ अन्य सूचनाएं भी हमें प्राप्त होने लगी जिसका उल्लेख साहित्यों में नहीं किया गया है, उस समय के साहित्यों में। यह वर्तमान शोध यही दर्शाता है। अब बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो कि आज राखी गढ़ी से कुछ साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, तो अगर राखी गढ़ी से कुछ साक्ष्य प्राप्त हो रहा है तो आप कहाँ साहित्य में होगे? उस समय के साहित्य में नहीं लिखा गया है या इसकी जानकारी साहित्य नहीं दे रही है, जरूरी थोड़े ही है साहित्य नहीं दे रही है जानकारी तो वह सूचना गलत हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। अब अगर वर्तमान में कुछ हमें सिंधु घाटी सभ्यता से अगर कोई चीजें प्राप्त होती है, तो अगर कोई भी चीज अगर वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता से अगर कोई भी चीज हमें प्राप्त हो रही है
तो अब जरूरी यह नहीं है कि उसका अगर उल्लेख साहित्य में कहीं नहीं है तो वह गलत जानकारी। तो इसका अब यह मतलब नहीं रहा कि वह साहित्य में उल्लेख होना चाहिए तभी हम इसको मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। पहले ऐसा नहीं होता। पहले होता था कि अगर अशोक के अभिलेख मिले तो अशोक के अभिलेख मिले तो आप देखो कि अब अशोक के अभिलेख में अधिकांश जो अशोक का अभिलेख है उसमें क्या लिखा हुआ है, देवा नाम पिए पिए दसी राजा। सभी में अशोक नाम मेंशन नहीं है, मात्र 4 उसके लघु शिलालेख हैं जिसमें उसका नाम अशोक लिखा गया है, जो मास्की, गुर्जरा, नेटुर और उदयगुलम। अन्य अभिलेखों में उसका नाम पूरा अशोक नहीं लिखा गया, जिसमें लिखा गया है देवा नाम पिए पियदसी राजा अशोक। अब इस आधार पर, क्योंकि पहले क्या था कि भाई अब अशोक है तो क्या फिर हम कैसे उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह अशोक लिखा हुआ है, देवा नाम पिए पियदसी राजा अशोक। अब इसकी जानकारी के लिए हम क्या करते थे, हम साहित्य, उस समय काल के साहित्य, और उस समय काल के साहित्य को देखा गया तो उस समय काल का बौद्ध साहित्य था दीपवंश और महावंश, जो श्रीलंकाई साहित्य है। अब जब दीपवंश और महावंश श्रीलंकाई साहित्य का जब अध्ययन किया गया तो उसमें यह लाइन लिखा हुआ है, देवा नाम पिए पियदसी राजा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और बिंदुसार का पुत्र। तो यह मैच पहले कराया जाता था कि भाई ये चीज अगर लिखी हुई है तो साहित्य में भी लिखा होना चाहिए, तब हम इसे मानेंगे। लेकिन अब के शोध यह दर्शाते हैं अब इसकी जरूरत नहीं रही, बल्कि अब पुरातात्विक स्रोतों से जो प्राप्त जानकारी है वह साहित्य में उल्लेख हो या ना हो, अब वह कुछ वैकल्पिक जानकारी भी हमें प्रदान कर रहा है, कुछ अलग जानकारी भी हमें दे रहा है। जरूरी नहीं है कि वह साहित्य में हो ही। तो यह इतिहास अध्ययन के, यानी इतिहास अध्ययन के हमारे पास 2 स्रोत हैं, जिसमें एक स्रोत साहित्यिक स्रोत के नाम से जाना जा रहा है और दूसरा पुरातात्विक, जिससे हम उस समय काल के घटनाओं को जान पा रहे हैं। इसमें पूरा साहित्यिक स्रोत के रूप में हमारे पास धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य, वैज्ञानिक साहित्य, यूनानी साहित्य, विदेशी साहित्य यानी अरबी साहित्य, ये सारे साहित्य हमारे जो साहित्यिक स्रोत के रूप में। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे बतलाएंगे कि भाई वह साहित्यिक स्रोत क्या है और इन साहित्यिक स्रोतों से हमें इतिहास की क्या जानकारी प्राप्त, उसी में लिख लेंगे साहित्यिक। अच्छा, थोड़ा सा इसी में बतला दोगे, साहित्यिक स्रोत के भी 2 रूप हैं, पैरा चेंज करके, साहित्यिक स्रोत के भी 2 रूप हैं, साहित्यिक स्रोत के भी 2 रूप हैं, जिसे एक प्राथमिक स्रोत कहा जाता है और दूसरा द्वितीयक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के भी 2 रूप हैं, जिसे एक प्राथमिक साहित्य कहा जाता है और दूसरा द्वितीयक स्रोत कहलाता है। साहित्यिक स्रोत के भी 2 रूप हैं, जिसे एक प्राथमिक साहित्य का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है, प्राथमिक स्रोत कहा जाता है, और दूसरा द्वितीयक स्रोत कहलाता है, द्वितीयक स्रोत कहलाता है। प्राथमिक स्रोत वह स्रोत है, प्राथमिक स्रोत वह स्रोत है जो उसी काल में लिखित होता है। प्राथमिक स्रोत वह स्रोत है जो उसी काल में लिखित होता है, उसी काल में लिखित होता है जिस काल की घटना होती है, जिस काल की घटना होती है वह उसी काल में लिखित होता है जिस काल में घटना घटित हुई, या जिस काल की घटना होती है, या जिस काल में घटना घटित हुई।
प्राथमिक स्रोत इतिहास अध्ययन का मूल स्रोत माना जाता है। प्राथमिक इतिहास अध्ययन का मूल स्रोत माना जाता है। इतिहास अध्ययन का मूल स्रोत माना जाता है। जैसे प्राथमिक स्रोत इतिहास अध्ययन का मूल स्रोत माना जाता है, जैसे वैदिक काल के अध्ययन में, जैसे वैदिक काल के अध्ययन में, जैसे वैदिक काल के अध्ययन में वैदिक ग्रंथ प्राथमिक स्रोत, जैसे वैदिक काल के अध्ययन में वैदिक ग्रंथ प्राथमिक स्रोत हैं। उसी प्रकार हर्ष के काल, उसी प्रकार हर्षवर्धन के काल के अध्ययन के लिए, और हर्षवर्धन के काल के अध्ययन के लिए, हर्षवर्धन के काल के अध्ययन के लिए, हर्षवर्धन के काल के अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए वानभट्ट एवं वेनसांग की रचनाएं क्या है? प्राथमिक। जैसे इसी प्रकार हर्षवर्धन के काल के अध्ययन वानभट्ट एवं वेनसांग की रचनाएं प्राथमिक। तो यह क्या है? प्राथमिक। यानी अगर हर्षवर्धन के काल की जानकारी ना ऑथेंटिक हमें वानभट्ट की रचना प्राप्त होगी, क्या उतनी ऑथेंटिक जानकारी काल की रचना? हर्षवर्धन के काल के विषय में अगर वेनसांग बतलाएगा, क्या उतनी जानकारी फाहियान बतला सकता है? बतला सकता है क्या? क्यों नहीं बतलाएगा? क्योंकि फाहियान और समय काल के है भी। फाहियान कब आ रहा है? मौर्य, आनंद। फाहियान कब आ रहा है भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में आ रहा है। फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आ रहा है, गुप्त शासन काल में। और वेनसांग कब आ रहा है? हर्षवर्धन के समय काल में, 7वीं सदी। तो अब आप देखो कि अगर अब जब वानभट्ट अगर वेनसांग अगर चंद्रगुप्त के विषय में जानकारी देगा, अगर वेनसांग चंद्रगुप्त के विषय में जानकारी देगा, तो क्या उसकी जानकारी प्राथमिक रहेगी? क्या वह प्राथमिक स्रोत? तो प्राथमिक स्रोत कौन सा स्रोत है? तो वह स्रोत जो उसी काल में लिखी जा रही है, जिस काल में घटना घटित हो रही है। यह उसी काल में लिखी जा रही है जिस काल में घटना घटित हो रही है। तो उस काल की रचना को हम क्या मानेंगे? अब चाहे उदाहरण आप कोई भी दे सकते, मान लो अगर आप यहीं पे उदाहरण के तौर पर यह भी लिख सकते, जैसे कि 12वीं सदी के इतिहास, 12वीं सदी के कश्मीर के इतिहास अध्ययन राज्य तरह क्या है? प्राथमिक। क्योंकि कल्हण पंडित कब का इतिहास लिख रहे हैं? 11वीं 12वीं सदी के कश्मीर का इतिहास, हर्ष के शासन काल का इतिहास, वह उस समय काल के इतिहास को लिख रहे हैं कल्हण। वह उनकी रचना उस समय काल के हिसाब से वह प्राथमिक। लेकिन जब वही कल्हण पंडित
जब अशोक का उल्लेख कर रहे हैं वह फिर प्राथमिक, वह फिर एक स्रोत। जब मैक्स मुलर वैदिक काल के विषय में जानकारी दे रहा है तो उसके द्वारा प्रदत्त जानकारी वह प्राथमिक, वह कैसा कहलाएगा? वह एक स्रोत। क्लियर है? प्राथमिक स्रोत क्या है और एक स्रोत क्या है? तो प्राथमिक स्रोत यानी जिस काल में घटना घटित हो रही हो उसी काल में उसकी रचना की गई, तो वह रचना ऐसा होगा प्राथमिक। और द्वितीयक तो उस काल की घटना नहीं है, उस काल की रचना नहीं है जिस काल में घटना घटित हुई, वह स्रोत कौन सा होगा? क्लियर है? खास अध्ययन के प्राथमिक एक स्रोत क्या है? अब अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास अध्ययन प्राथमिक आधार पर इतिहास का अध्ययन, इतिहास का मूल्यांकन, एग्जाम्पल को आपको कौन सी रचना काल में आधार पर आप इसको बतलाओगे? अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्यिक स्रोत में आप प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत से क्या समझते? इतिहास अध्ययन के साहित्यिक आप प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत से क्या समझते? तो आप इसे ही बतलाओगे ना। इतिहास अध्ययन में साहित्यिक स्रोत क्या है और द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत क्या है और द्वितीयक स्रोत, यानी प्राथमिक स्रोत की जब उसी काल में लिखित हो जिस काल में घटना घटित हो, तो वह रचना जो भी होगा वह इतिहास अध्ययन का क्या कहलाएगा? प्राथमिक। और जब वही घटना उस काल में या वही रचना जब उस काल में नहीं रची जा रही हो, इस काल में घटना घटित हुई हो, तो वह अध्ययन स्रोत के रूप में ऐसा स्रोत होगा, वह द्वितीयक स्रोत। अब इसको आपको एग्जाम्पल के साथ केवल बढ़ाते, इतिहास अध्ययन प्राथमिक और द्वितीय आप क्या समझ, उसी को आप बतलाओगे कि भाई प्राथमिक इतिहास की जानकारी। आगे यह तो क्लियर हो गया, पहले प्राथमिक स्रोत भूलोगे नहीं ना, क्या भूलना और क्या पढ़ना है, इसको दोबारा पढ़ना पड़े। तो इतिहास अध्ययन प्राथमिक स्रोत क्या है, द्वितीय है, तो ऐसे जब आप लोग लिख इतिहास अध्ययन प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत का परिवर्तित रूप। द्वितीयक स्रोत प्राथमिक का परिवर्तित रूप। द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत का क्या होता है? परिवर्तित रूप होता है। अर्थात इसमें द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत का क्या होता है? परिवर्तित रूप होता है। परिवर्तित रूप होता, प्राथमिक स्रोत का परिवर्तित रूप होता। अर्थात इसमें लेखक के कैसे राय होते हैं? निजी राय भी। अर्थात इसमें लेखक के निजी राय भी होते, लेखक के निजी राय भी होते। यह कैसा स्रोत होगा इतिहास का? अब लेखक का उसमें निजी राय है। मान लो अब कल्हन की राज तरंगिणी, तो कल्हन की राज तरंगिणी
वह प्राथमिक स्रोत है। वह क्या है? प्राथमिक स्रोत है। लेकिन जब कल्हण पंडित अशोक का उल्लेख करते हैं, वह उनका क्या राय है? ऐसी राय है? राय है क्या वे अशोक के काल के थे? क्या कल्हण पंडित का जन्म अशोक के समय में हुआ है? अशोक के समय काल के तो नहीं। तो अगर वे अशोक के विषय में अगर वे बतला रहे हैं कि कश्मीर का शासक अशोक था, यह उनका निजी राय है। क्या निजी राय है? वह क्षेत्रीय साहित्य की अपनी विशेषता है। यह कल्हण पंडित की अपनी समस्या है कि कल्हण पंडित के साथ दिक्कत यह है कि वे भारत के हर उस महान शासक को कश्मीर से जोड़ना चाहते, यह उनकी समस्या है। तो यहां पे वे अपने निजी राय को रख रहे हैं, लेकिन वह इतिहास अध्ययन का प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पे कल्हण का निजी, वहां कल्हण अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, तो उसे प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाएगा। उस आधार पर हम इतिहास को नहीं खंगालेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे कि कल्हण ने ऐसा बतलाया, अशोक कश्मीर का शासक था। कहेगा तो अशोक मौर्य शासक है, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र है, तो यह कल्हण का निजी राय हो सकता है। इस आधार पर हम इतिहास का अध्ययन थोड़ा ही कर लेंगे। तो इस आधार पर अगर हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो क्या हमारी वह जानकारी सही होगी? वह हमारी जानकारी सही नहीं होगी। अगर मैक्स मुलर के विवरण के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करें तो क्या हम वैदिक काल को जान पाएंगे? हम वैदिक काल को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मैक्स मुलर वैदिक काल पर वहां पे वे अपना निजी राय व्यक्त कर रहे हैं। वह वैदिक आर्यों को अगर मैक्स मुलर विदेशी बतला रहे हैं तो वह उनका निजी राय है, व्यक्तिगत टिप्पणी है। क्योंकि ये जो 3 एम है ना, जो इतिहास से संबंधित हैं, मैक्स मुलर, मैक्स वेबर और मार्क्स, की समस्या रही। समस्या यह रही कि तीनों यूरोप से हैं, और दूसरी समस्या यह रही कि तीनों भारत नहीं आए हैं, और तीसरी समस्या यह रही कि तीनों की दिलचस्पी भारत को लेकर रही। अब एक अलग समस्या है, और उसमें चौथा एम जोड़ लो, महात्मा गांधी, जो भारत के हैं, जो भारतीय राजनीति को समझ रहे हैं, और जिनकी भारत को लेकर दिलचस्पी ऐसे ही पैदा नहीं हुई। लेकिन वह जो 3 एम है, मैक्स मुलर, मैक्स वेबर और मार्क्स, ये तीनों के साथ दिक्कत यही है कि तीनों यूरोपीय हैं, तीनों विदेशी हैं, तीनों कभी भारत आया नहीं, लेकिन तीनों भारत को लेकर बड़ा दिलचस्पी सब में है। तीनों भारत का उल्लेख कर रहे हैं। एक बार भारत का दर्शन कर लिए होते, अगर भारत को लेकर इतनी ही दिलचस्पी थी तो यूरोपीय चश्मे से भारत को क्यों देख रहे हो? और अगर यूरोपीय चश्मे से भारत को देखोगे तो वह भारत दिखाई ही नहीं देगा, फिर वह भौगोलिक अभिव्यक्ति दिख, वो केवल फिर मानचित्र में दिखाई देगा। अगर भारत को समझना है तो आप भारतीय संस्कृति आओ। अलबरूनी आया, अब उसने लिखा, अगर अलबरूनी कहता है कि भारतीय घमंडी हैं, तो यह अलबरूनी का यहाँ का निजी सोच है, वहाँ यहाँ के लोगों के संपर्क में आया, देखा। अगर अलबरूनी कहता है कि भारतीय जो हैं वह अतिथि सेवा नहीं जानते हैं, तो यह ऐसा क्यों हुआ? यह हमें अलबरूनी के आने वाले के साथ को देखना होगा कि आखिर क्यों भारतीय अतिथि सत्कार से भटक गए। इसका आदर्श वाक्य रहा है, अतिथि सर्वत्र, आदर्श वाक्य रहा है। अतिथि सदा पूजनीय है, अतिथि ईश्वर है।
यह भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। तो फिर अतिथियों को लेकर आखिर हमारे मन में वह दुराभाव क्यों आया? तो इसके लिए अलबरूनी को ही नहीं, इसके लिए महमूद गजनवी को भी हमें देखना पड़ा। महमूद गजनवी भी अतिथि आया था, क्या किया? हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, टूटा, हमारी आत्मा को ठेस पहुंचाया। के बावजूद भी हम अतिथि का भाव रखें अलबरूनी के साथ, यह तो नहीं हो सकता। वही भारतीय थे इन्होंने वेनसांग का आतिथ्य सत्कार किया, वही भारतीय थे जिन्होंने मेगास्थनीज का अतिथि सत्कार किया, वही भारतीय थे जिन्होंने फाहियान का अतिथि सत्कार किया। तो आखिर वही भारतीय अलबरूनी का सत्कार नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक कारणों को देखना पड़ेगा कि आखिर क्यों अलबरूनी को ऐसा कहना पड़ रहा है कि भारतीय अतिथि सत्कार नहीं। हमसे ज्यादा अतिथि सत्कार किसने? हम तो उसके बावजूद भी अतिथि सत्कार करते रहे कि बाद में भी आने वाले उन विदेशी शासकों को, अंग्रेजों को हमने पहले उन्हें सत्कार ही किया था। व्यापारी के रूप में आए थे, घर में जगह लिए, क्या हम वही अतिथि सत्कार करें? जो अतिथि सत्कार करवाना चाहता था मोहम्मद बिन कासिम, जो अतिथि सत्कार करवाना चाहता था, जो मोहम्मद गौरी के साथ आया, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी गया था बंगाल में, और उस समय का वहां का शासक उसको अतिथि सत्कार किया, दरवाजा खोल दिया, व्यापारी आया है, भाई आने दो, घोड़े का व्यापारी है। घोड़े के व्यापारी के भेष में जाकर नदिया को लूट डाला। अलाउद्दीन खिलजी भी गया था दक्षिण अभियान पर व्यापारी के रूप में, दरवाजा खोला गया, क्या किया अलाउद्दीन खिलजी? जाकर आक्रमण कर दिया और यह बतलाया कि पीछे से सल्तनत की सेना आ रही है। तो उसके बावजूद भी हम अतिथि सत्कार करते रहे। तो हम ऐसी स्थिति में आ चुके थे कि अब हमें कहना पड़ा कि अतिथि कब तुम जाओगे, तो अब मजबूरी हो गई। अतिथि देवो भव था, बदली, संस्कृति में बदलाव आया, इसलिए अलबरूनी को कहना पड़ रहा है। भारतीय घमंडी है, परिस्थिति भारतीय घमंडी हैं, अतिथि सत्कार नहीं जानते हैं। अरे तुम आए किसके साथ हो? वह गेस्ट को भी तो देख लो, वह गेस्ट कैसा था? तुम आए हो महमूद गजनवी के साथ, और उसके बाद फिर तुम सत्कार भी खोज रहे हो कि हमें सत्कार भी मिलना चाहिए। तो तुम किस व्यक्ति के साथ आए हो? अब आप जाओ गुंडों मवालियों के साथ में और आप सोचो कि आपको बड़ा समाज में सम्मान मिले, अब सम्मान लायक हो, वैसे लोगों के साथ आप आए हो क्या? अरे आते पढ़े लिखे लोगों के साथ, सब लोगों के साथ आते तो समाज में सम्मान मिलता आपको। अब आ रहे हो गुंडे मवाली के साथ में और आप सोच रहे हो कि आपको फूल माला से स्वागत किया जाए, तो लाठी ही खाओगे ना। तो उस आधार पर आखिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि परिस्थिति के अनुसार, बदली हुई परिस्थिति। तो यहाँ यह स्रोत क्या है? एक तो प्राथमिक स्रोत, दूसरा द्वितीयक स्रोत। अब द्वितीयक स्रोत क्या लिख रहे थे उसमें? द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत का परिवर्तित रूप होता है, अर्थात इसमें लेखक का निजी राय भी होता है, अर्थात इसमें लेखक का निजी राय भी होता है। जैसे मैक्स मुलर के द्वारा, वैदिक काल के विषय में जो जानकारियां प्रदान की जा रही है, जैसे मैक्स मुलर के द्वारा वैदिक काल के विषय में जो जानकारियां प्रदान की जा रही है, वैदिक काल के विषय में जो जानकारियां प्रदान की जा रही है, वह
प्राथमिक स्रोत ना होकर द्वितीयक स्रोत, वह प्राथमिक स्रोत ना होकर द्वितीयक स्रोत, वह प्राथमिक स्रोत ना होकर द्वितीयक स्रोत। उसी प्रकार जब कल्हन अपने राज तरंगिणी में उसी प्रकार जब कल्हन अपने राज तरंगिणी में अशोक को लेकर अपना निजी राय व्यक्त करता है, अशोक को लेकर अपना निजी राय व्यक्त करता है, अशोक को लेकर अपना निजी राय व्यक्त करता है, या वेनसांग की रचनाओं में, या वेनसांग की रचनाओं में जब मौर्य काल पर टिप्पणी की जाती है, जब वेनसांग की रचनाओं में जब मौर्य काल पर टिप्पणी की जाती है, तो वह प्राथमिक स्रोत ना होकर द्वितीयक स्रोत कहलाता है। तो वह प्राथमिक स्रोत न होकर द्वितीयक स्रोत कहलाता है। प्राथमिक स्रोत न होकर द्वितीयक स्रोत कहलाता है। स्रोत अर्थात द्वितीयक स्रोत वह स्रोत है, अर्थात द्वितीयक स्रोत वह स्रोत है द्वितीयक स्रोत वह स्रोत है जिसमें उस काल की घटनाएं, जिसमें उस काल की घटनाएं नहीं होती है, उस काल की घटनाएं लिखित नहीं होती है। द्वितीयक स्रोत वह स्रोत है जिसमें उस काल की घटनाएं लिखित नहीं होती है जिस काल की वह घटना घटित हो। उस काल की घटनाएं लिखित नहीं होती है जिस काल में घटनाएं घटित होती, जिस काल में घटनाएं हम क्या कहेंगे, एक स्रोत कहेंगे। तो यह भी हमारे पास एक इतिहास अध्ययन, हम बात कर रहे हैं कि हम इतिहास का अध्ययन कैसे करें। तो इतिहास अध्ययन के रूप में हमारे पास क्या क्या स्रोत है। तो इतिहास अध्ययन के स्रोत के रूप में हमारे पास है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत के भी दो रूप हैं, जिसमें एक प्राथमिक स्रोत और दूसरा द्वितीयक स्रोत। तो इन सब के आधार पर हम प्राचीन भारतीय इतिहास जानकारी प्राप्त कर, इन सब के आधार पर हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी, यह हमारे पास इतिहास को जानने का एक स्रोत कि इससे हम किसी भी समय काल की घटना देश को हम जान पाते। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अब चूंकि हम लोग आते हैं अब साहित्यिक स्रोत में, तो साहित्यिक स्रोत में भी आप देखो तो साहित्यिक स्रोत के भी बहुत सारे रूप हैं। इसमें अगर साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखें तो इतिहास अध्ययन के साहित्यिक स्रोत, तो यहाँ पे अगर हम इतिहास अध्ययन के साहित्यिक स्रोत के रूप में देखते हैं, इससे हम
काल के इतिहास को, एक तो है कि भाई प्राथमिक स्रोत है या द्वितीयक स्रोत है, वो तो अब अलग मुद्दा, कि वह इतिहास अध्ययन का प्राथमिक स्रोत है साहित्यिक स्रोत में या फिर वह द्वितीयक स्रोत है, वह तो मुद्दा अलग है। लेकिन अगर यहाँ पे हम इतिहास अध्ययन के साहित्यिक स्रोत की बात करें, तो यहाँ इतिहास अध्ययन के साहित्यिक स्रोत के रूप में हमारे पास, जिससे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जिन साहित्यों से, उसमें एक तो साहित्य हमारे पास कौन सा है, वह है धार्मिक साहित्य, जिससे हम उस काल की किसी काल विशेष की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब धार्मिक साहित्य के भी कई रूप हैं, ये धार्मिक साहित्य के भी कई रूप हैं। जैसे एक तो हो गया धार्मिक साहित्य, एक हो गया धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब इन सबको आपको बतला देना है। एक हो गया धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब यहां से भी अगर धार्मिक साहित्य को भी आप देखो, तो यह धर्म विशेष से संबंधित अवश्य है। क्या केवल हमें उससे धार्मिक जानकारी ही प्राप्त हो रही? अब अगर धार्मिक साहित्य को देखते हो, तो धार्मिक साहित्य के भी बहुत सारे रूप हैं। इसमें धार्मिक साहित्य के रूप में है कौन कौन से? एक है आपको ब्राह्मण साहित्य, जिसे कहा जा रहा है वैदिक साहित्य। ब्राह्मण साहित्य कह लो या फिर वैदिक साहित्य ही कहो। तो एक तो है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य यह कैसा साहित्य है? यह धार्मिक साहित्य है। अब इस वैदिक साहित्य में क्या है? तो इसमें चारों वेद हैं। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यही है ना, चारों वेद हैं। इसके साथ साथ इसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे सभी वेद के ब्राह्मण भी हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, है ना। सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ भी, चूंकि ये सब प्रीलिम्स में आपको पढ़ना होता है डिटेल्स में। यहाँ पे मैं पर पहले मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं यहाँ पे प्रीलिम्स नहीं। अब उसमें क्या होता है कि अनावश्यक चीजें हमारी लंबी हो जाती। अब यहाँ पे फिर मैं अगर आपको करने लगूं कि अब वेद चारों बताऊं कि ऋग्वेद, ऋग्वेद को कब, ऋग्वेद के कितने भाग हैं, कितने मंडल हैं, कौन कौन से ऋषि हैं, इसमें क्या, तो ये हमें ऑप्शनल में नहीं, सबका एक क्लास का अपना अपना दर, इसमें तो हम लोग पढ़ते ही हैं। हाँ, तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो वहाँ जब हम लोग करते हैं एंशिएंट में, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल्स में जाते हैं। डिटेल्स क्या मतलब? उसके विषय में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कि वहाँ पे जीएस की क्लास है तो वह फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आधारित होगा, तो वह तो हम लोग उधर देखते हैं। अब पता चला मैं वैसे अगर करने लगूँ तब फिर एक दिन चला जाएगा हमारा वेद में और ब्राह्मण ग्रंथ में, तो उसकी यहाँ पे जानकारी, क्योंकि आपको, आपके साथ दिक्कत क्या होता है, मैं जो देखा पिछले बैच में कि मैं बता देता था और जब देता था आंसर लिखने के लिए, तो लोग फिर उस तरीके से चीज़ों, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता था, फिर आपका आंसर होने लगता था इन्फॉर्मेटिक, जिसमें केवल आप सूचना डालने लगते थे और तथ्यों से आप हट जाते। तो यहाँ पे ऑप्शनल में उसकी गुंजाइश ही नहीं, ऑप्शनल में उसकी गुंजाइश ही नहीं। और जब गुंजाइश नहीं है, तो अगर हमें इतने से काम चल जा रहा है तो क्या जरूरी है उस ओर जाना, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे अब वैदिक साहित्य की बात की जाए, तो वैदिक साहित्य में आप देख रहे हो कि यहाँ पे चारों वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, इसके साथ साथ आरण्यक, आरण्यक, ये सब क्या है? वैदिक ग्रंथ है। उपनिषद, ये सब क्या है? उपनिषद, ये सब क्या है? जैसे मुंडकोपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, क्या है? हमारे वैदिक साहित्य। तो वैदिकोत्तर में आ जाएगा ना, तो वैदिकोत्तर में आ जाएगा। तो ये सारे आपको वैदिक साहित्य है। अब इसमें आप देखो कि जैसे वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद, क्या या फिर ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण है, कौशिकी ब्राह्मण है। अगर इन सब को आप देखो, या फिर आरण्यक है, उपनिषद है, इन सब को अगर आप देखो, तो इन सब में क्या केवल धार्मिक जानकारी है क्या? या वैदिक काल के सामाजिक जानकारी हमें इससे नहीं प्राप्त हो रही?
क्या वैदिक काल की राजनीतिक अवस्थाओं की जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो रही? क्या वैदिक काल के सांस्कृतिक जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो रही है? ऐसा तो नहीं है कि केवल हमें धार्मिक जानकारी ही प्राप्त हो रहा है। यह है धार्मिक साहित्य, लेकिन धार्मिक साहित्य होने के बावजूद भी उस समय काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटनाओं की जानकारी भी प्रदान कर रहे हैं। अब चाहे आप इतिहास की श्रेणी में इसे रखो या न रखो, अब इतिहास की श्रेणी में आप इसे नहीं रख रहे हो, यह आपकी समस्या है, यह इतिहास अध्ययन की समस्या है, यह आपकी सोच है कि आपको यह इतिहास नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम भारतीयों के लिए यही, यह आपकी समस्या है कि आप इसे इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हो, लेकिन हमारे लिए यही इतिहास लेखन। आप केवल कार्य कारण संबंधों को देखते हो, तो यहां भी कार्य कारण संबंध हैं और कार्य कारण संबंधों का स्पष्ट विवरण दिया जा रहा है उल्लेखों के। अब आपके न मानने से इतिहास तो नहीं बदल जाएगा कि आप इसे नहीं मानोगे कि नहीं यह ऐतिहासिक रचना नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इससे हमें उस समय काल के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त हो रही और हर वह सूचना स्रोत जिससे हमें इन सारी जानकारियां प्राप्त होती है वह इतिहास है। इतिहास क्या है? जिससे हमें अतीत की घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो रही, और अतीत की चाहे वह कोई भी घटना, जिससे हम वर्तमान को सुधारते हैं, जिससे हम अपनी सभ्यता संस्कृति से परिचित होते हैं, जिससे हम उस घटित होने वाली घटना के पुनरावृत्ति से बचते हैं, वही इतिहास है ना। हम इतिहास को क्यों पढ़ते हैं? अपने अतीत को जानने के लिए, अपनी विरासत को पहचानने के लिए, अपनी सभ्यता संस्कृति को समझने के लिए। इसलिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, इसलिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। क्या वेद से हमें वह शिक्षा नहीं मिल रही? क्या इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें वह शिक्षा नहीं मिल रही है? क्या आरण्यक उपनिषद से हमें वह शिक्षा नहीं मिल रही है? क्या केवल इससे केवल धार्मिक जानकारी ही प्राप्त हो रही है? तो यह धार्मिक साहित्य अवश्य है, लेकिन इसके साथ साथ तदयुगीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी जानकारी का स्रोत। तो यह हमारे इतिहास अध्ययन के एक तो यह भी है। अब इसके साथ साथ आप देखो तो कुछ साहित्य हैं जो धार्मिक साहित्य में ही, वह कैसे हैं? तो बस केवल आपका उल्लेख कर देना है, उल्लेख करना। चारों वेद भी बताने की जरूरत है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आपने बतलाया। इससे हमें उस समय काल के तदयुगीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी जानकारियां प्राप्त। इसके साथ साथ वैदिकोत्तर साहित्य, तो आपने बतला दिया कि धार्मिक साहित्य के भी कई रूप हैं, धार्मिक साहित्य के भी कई रूप हैं, इसमें वैदिक साहित्य, वैदिकोत्तर। अब वैदिकोत्तर साहित्य में क्या है? तो वैदिकोत्तर साहित्य में आप देख रहे हो कि जो सूत्र साहित्य है, कल्प सूत्र, स्रोत सूत्र है ना, साहित्य है ना, जिसमें यही तो सूत्र साहित्य है। वैदिक काल से समस्या नहीं है, समस्या इससे है। ये जो जाति व्यवस्था, कर्म कांड, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो इसमें है। छूत, अवतारवाद, ये सब यहां से आपको दिखने लगेगा। इन सब की जननी कौन है? सूत्र साहित्य है। तो यहां से आप देख रहे हो अब सूत्र साहित्य की रचना होने लगी। इसके साथ साथ स्मृति साहित्य है। स्मृति साहित्य जिसमें आप देख रहे हो कि मनुस्मृति है, नारद स्मृति,
पराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, स्मृति साहित्य। क्या इन स्मृति साहित्य, क्या मनुस्मृति, क्या केवल हमें धार्मिक जानकारी ही मिल रहा है? क्या मनुस्मृति से हमें उस समय काल के सामाजिक जानकारी नहीं मिल रही? क्या मनुस्मृति से हमें उस समय काल की आर्थिक जानकारी नहीं मिल रही? क्या मनुस्मृति में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है? क्या मनुस्मृति में उस समय के वाणिज्य व्यापार का उल्लेख नहीं किया गया है? क्या उस समय की सामाजिक जानकारी हमें नहीं मिल रही है? क्या वहां पे वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है? तो यह धार्मिक साहित्य अवश्य है। जैसे आप देखो तो मौर्योत्तर काल का एकमात्र स्मृति साहित्य है मनुस्मृति। सबसे पहले स्मृति ग्रंथ वह कौन सी है? मनुस्मृति, जो सामाजिक विधि विधायन की क्या है? पुस्तक है। सामाजिक विधि विधायन, जिससे समाज का क्या विधि होना चाहिए, समाज के क्या नियम होने चाहिए, समाज के क्या कानून। तो यह उस समय काल की रचना उस समय के हिसाब से लिखी है। आज हम मनुस्मृति का चप्पल मारें, उसको जलाएं, तो हमें यह भी समझना चाहिए मनुस्मृति आज के समाज के हिसाब से उस समय का सामाजिक सरोकार था, समय के सामाजिक। अगर मनुस्मृति में यह कहा जा रहा है कि बाल विवाह होना चाहिए, क्या वह आज के समाज के हिसाब से लिखा? उस समय के समाज के हिसाब से बाल विवाह, क्योंकि आपको अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाना था। वह जैसी आक्रमणकारियों के शिकार हो रही थी, वह उनके कुदृष्टि का शिकार हो रही थी। इसलिए अपनी घर की मान सम्मान को बनाए रखने के लिए मनुस्मृति में बाल विवाह का उल्लेख किया जा रहा है, जिससे कि यह बतलाया जा रहा है कि बालिका का विवाह वह ऋतुस्राव से पहले होना चाहिए। यह बतलाया जा रहा है। यह उस समय की जरूरतों के हिसाब से लिखा जा रहा है कि आपको अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान को आपको बचा कर रखना था। यह आज के हिसाब से नहीं लिखा गया है। उस समय के वर्णाश्रम व्यवस्था, यह उस समय काल की आवश्यकता थी, उसके हिसाब से लिखा जा रहा है। आज हम उसकी निंदा करें, आज हम उसकी आलोचना करें, बिल्कुल सही है, आज के लिए वह आलोचना का पात्र है, लेकिन हमें इतिहास को इतिहास के नजरों से देखना। और जब हम इतिहास को इतिहास के नजरों से, चूंकि इतिहास का अध्ययन वर्तमान चश्मे से नहीं होता है। अगर हम प्राचीन काल के इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमें प्राचीन चश्मों से ही इतिहास को जानना पड़ेगा। हम आधुनिक चश्मे से बैठकर, आधुनिक चश्मे को पहनकर, वर्तमान चश्मे को लगाकर अगर हम अतीत को जानने की कोशिश करेंगे, अतीत को जान ही नहीं, हम उसकी महत्ता को समझ ही नहीं पाएंगे। आज अगर हम पाषाणकालीन उपलब्धियों को देखें कि मध्य पाषाण काल संक्रमण का काल है और मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव जीवन में व्यापक विकास हुआ, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें मिली कि अब हम अपना दूर बैठकर शिकार कर सकते थे। आज के हिसाब से हमारे लिए तीर धनुष कोई बड़ा आविष्कार नजर नहीं आएगा, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए उसी तीर धनुष और गुलेल के आधार पर आज अग्नि, ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों का निर्माण हुआ। में भी वही है, आप धनुष से यहां बैठकर उतना दूर तक मार कर सकते हो, तो ब्रह्मोस में सिर्फ मारक क्षमता ही तो बढ़ाया गया। आज वह भी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे तीर धनुष, आपने तीर चलाया, आप भूल गए, ब्रह्मोस चलाए आप भूल गए, अग्नि मिसाइल चलाए आप भूल गए, नाग प्रक्षेपास्त्र चलाए आप भूल गए, वह भी दागो और भूल जाओ पर आधारित है। तो यह आज
उस समय की वैज्ञानिक उपलब्धियां अगर हम वर्तमान चश्मों से अगर उस इतिहास का अध्ययन करें तो हमें बहुत छोटी उपलब्धियां नजर आएंगी। क्या किया, तीर धनुष बनाकर इतना गर्व महसूस कर रहे हो? वो तो ऐसे ही सपनों में भी आंख बंद करके भी हम सोचेंगे तो ऐसे खींच देंगे और रस्सी बांध देंगे और खींच लेंगे। लेकिन उस समय के हिसाब से आप सोचो, जिस समय आपकी सोच विकसित, जिस समय आप शिकार करने जा रहे हो लेकिन आप खुद शिकार हो जा रहे हो, आप उस समय का सोचो कि उस समय आपने एक मारक क्षमता विकसित की कि अब आप सुरक्षित रहकर शिकार कर सकते हो। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्हें तो सोच, अगर उस पत्थर से औजार ही बनाया गया और औजार में परिवर्तन है तो क्या यह अचीवमेंट नहीं कि आप ज्यामितीय उपकरण के आधार पर औजार को बना रहे हैं? किला औजार, बेधनी, खुरचनी, यह जो औजार आपने बनाया, क्या यह उपलब्धि नहीं है? आज आपको कहा जाए कि आप ब्रह्मोस बनाओ, बना लोगे? तो उसका चित्र नहीं बना पाओगे। अगर आपको ब्रह्मोस का चित्र बनाने के लिए कहा जाए तो वह चित्र सही से नहीं बना सकते हो। और उस समय का अगर व्यक्ति उसने औजार ही बनाया पत्थर को घिस कर ही, हम बड़ी उपलब्धि, वह उस समय का वैज्ञानिक। आज भी हम इसी युग में हैं। आज हम मोटर कार का उसका चित्र नहीं बना सकते हैं सही से, चार पहियों का। आज ही के युग में कोई हवाई जहाज भी बना रहा है, तो हमें उस अंतर को भी तो समझना है कि वह भी आज का ही युग का व्यक्ति है जो अगर हवाई जहाज बना रहा है, ब्रह्मोस बना रहा है, वह ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ग्रह पर पैदा हुआ है, हमारे ही समाज का उपज है। हम नहीं कर पा रहे, वो कर पा रहा है, वो वैज्ञानिक है, वह आविष्कारक है। तो उस समय भी अगर किसी ने एक छोटी चीजों को बनाया है तो वह उस समय काल का वैज्ञानिक, और हमें उसकी उपलब्धियों को उस काल में जाकर देखना, महसूस करना होगा, अपने आप को उस काल में लौटाना होगा, तब जाकर इतिहास का सही अध्ययन हो। अब इसका यह मतलब नहीं कि पाषाण काल को जानने के लिए आप पाषाण कालीन वस्त्र पहन ले और हाथ में पत्थर ले ले तब पाषाण काल पढ़ने बैठे। अब हम पाषाण काल को समझ पाए, हमें नौ पाषाण काल पढ़ाना हो तो हम उसी ड्रेस में आए, है ना? तो अब तो अब यह जरूरी नहीं है ना, एक महसूस करने की चीजें, महसूस करने की वो है कि भाई आप उस काल में जाकर जियो, तब आप उस काल की उपलब्धियों को जान पाओगे, तब आप उपलब्धियों को। आज के बच्चों के लिए जैसे मोबाइल चलाना, व्हाट्सअप कॉलिंग करना बहुत आसान है। यही आज के 30 साल के जनरेशन से पूछो, यह अजूबा घटना हो सकता था। आज के 30 साल पहले अगर कोई यह कहता कि अच्छा आपको मैं डायरेक्ट फोटो के साथ बात करवा दूंगा, तो लोग बोलते हैं पागल बना रहे हो क्या, बेवकूफ समझ रखे हो क्या? तो आज के बच्चों को यह बहुत आसान नजर आएगा। अरे ऐसा क्या है मोबाइल चलाना, आप यही आज अपने दादाजी को दे दो, देखो कि कितना मुश्किल है चलाना, पता चल जाएगा। तो इतिहास का अध्ययन वैसे नहीं होता है, उस काल को महसूस करना होता है, तब जाकर आप इतिहास का अध्ययन कर पाते हो। तो यहाँ अगर हम लोग वैदिक साहित्य की बात करें, वैदिकोत्तर साहित्य, तो वैदिकोत्तर साहित्य में सूत्र साहित्य है, स्मृति साहित्य है। इसके साथ साथ आप देखें तो यहाँ पे हमारे जो दो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं, इन्हें महाकाव्य कहा जा रहा है। महाकाव्य, महाकाव्य और महाकाव्य क्या है? रामायण, महाभारत। क्या केवल इससे हमें धार्मिक जानकारी ही मिल? क्या रामायण और महाभारत से केवल धर्म विशेष की जानकारी हम प्राप्त कर पाए? क्या उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हमें उसकी जानकारी नहीं मिल रही है क्या? क्या हमें उस समय का समाज का जानकारी नहीं मिल रहा है कि उस समय का समाज कैसा था, राम के युग का समाज कैसा था, महाभारत युगीन समाज कैसा था, समाज में कैसी व्यवस्थाएं थी, समाज में केवल बहुपत्नी
प्रथा ही नहीं था, बहुपति प्रथा भी था। हमें महाभारत से पता चल रहा है कि केवल पुरुष ही 5-5 पत्नियां नहीं रख सकते थे, बल्कि एक पत्नी, एक महिला भी 5 पति को रख सकती। महिलाओं को भी पति चुनने का अधिकार था। यह हमें महाभारत से मिलता कि महिलाओं को पति चुनने का अधिकार था, स्वतंत्रता थी। महिलाएं भी राजनीतिक जीवन में भागीदारी निभाती थी। यह हमें महाभारत से जानकारी प्राप्त हो रहा है, महाकाव्य से जानकारी। तो क्या केवल वह धार्मिक जानकारी हमें प्रदान कर रहा है, बल्कि उस समय काल के सभी जानकारी का स्रोत, सभी जानकारी का स्रोत। इसी प्रकार आप देखो तो धार्मिक साहित्य के और भी रूप हैं, वैदिक साहित्य, वैदिकोत्तर। इसके साथ साथ और भी धार्मिक साहित्य में, जैसे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, अब बौद्ध साहित्य में आप देखते हो तो यह जो बौद्ध साहित्य है, जैसे त्रिपिटक है, क्या इन त्रिपिटक से, अब यह क्या है त्रिपिटक, इसमें क्या क्या है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, या त्रिपिटक। क्या इससे हमें केवल धर्म विशेष की ही जानकारी मिल रही? क्या इससे हमें उस समय की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जानकारी नहीं? क्या इससे हमें बौद्ध संघ के कार्य प्रणाली की जानकारी नहीं मिली कि बौद्ध संघ का स्वरूप कैसा था, कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन किया जाता था, क्या समाज के नियम आदर्श थे, क्या कानून थे, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी? क्या इन बौद्ध साहित्यों से हमें उसकी जानकारी नहीं मिल रही? तो इसमें आप देखो तो त्रिपिटक हो गया, इसके साथ साथ आप देख रहे हो तो आपको दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, यह सब जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जातक कथा, इसके साथ साथ आपको जातक कथा, त्रिपिटक, जातक कथा जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, यह जातक कथा। इसके साथ साथ आप देख रहे हो तो दीपवंश है, महावंश है, दीपवंश, महावंश, तंगियूर, त्रिपटक नहीं त्रिपिटक, ठीक है, तंगियूर, कंगियूर, तो पूरा बौद्ध साहित्य को ही बदल डालोगे। तो तंगियूर, कंगियूर, जैसे आप देख रहे हो दीपवंश, महावंश, यह क्या है श्रीलंकाई बौद्ध साहित्य। तो वहीं आप देख रहे हो कि तंगियूर, कंगियूर, यह क्या है, यह कहाँ का, तिब्बती बौद्ध साहित्य है। यह आपको तिब्बती बौद्ध साहित्य है। अब इन सभी बौद्ध साहित्यों को भी अगर हम देखते हैं तो उस समय काल की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी घटनाओं की जानकारी बौद्ध साहित्य। यह भी इतिहास अध्ययन, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन महत्वपूर्ण। इसी प्रकार आप जैन साहित्य का उल्लेख करोगे, धार्मिक साहित्य के रूप में ही जैन साहित्य। अब जैन साहित्य में आप देख रहे हो तो जैन साहित्य में बहुत सारे जैन ग्रंथ हैं। इसमें जैन ग्रंथ में आपको आगम साहित्य है, पूर्व है। तो यह आप देख रहे हो कि जैन साहित्यों में जैसे आगम, प्राचीनतम जैन ग्रंथ को क्या कहा जा रहा है, पूर्व। तो ये सब जैन साहित्य हैं। इसके साथ साथ अच्छा, इसमें और भी आप बहुत सारे उल्लेख कर सकते हो बौद्ध साहित्य में भी, जैसे आर्य मंजूश्री मूलकल्प है, भी बौद्ध साहित्य है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। तो उन सभी बौद्ध साहित्यों का आप उल्लेख करोगे जो प्राचीन कालीन है। इसके साथ साथ आप आगम साहित्य पूर्व हो गया, आचारांग भगवती सूत्र हो गया, भगवती सूत्र जिसमें किसका उल्लेख किया गया है, क्या 16 महाजनपद की जानकारी नहीं है। इधर आप देखो तो जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, इसमें किसका उल्लेख किया गया है, 16 महाजनपद। तो यहां पे आप देख रहे हो तो भगवती सूत्र है। इसके साथ साथ
आचारांग सूत्र है, भद्रबाहु चरित है, आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र, भद्रबाहु चरित। अब ये सब क्या है? जैन साहित्य। अब दो चार पांच नाम तो आवश्यक लगे, जो याद रह सके उल्लेख करें, और उल्लेख करके क्या ऐड कर देना है? इन सब से भी केवल धार्मिक जानकारी ही नहीं, बल्कि तदयुगीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी जानकारी प्राप्त हो रहे हैं जो इतिहास अध्ययन है। तो इतिहास हर जगह यही आपको ऐड करना है ना, बस थोड़ा थोड़ा सा सेंटेंस आपको जोड़ते चले। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो इसके साथ साथ फिर अब यह तो धार्मिक साहित्य है, इसके साथ साथ आप देखते हो तो धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष साहित्य में बहुत सारे साहित्य हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो अष्टाध्यायी। अब यह क्या है? किसकी रचना है? अष्टाध्यायी यह किसकी है? पाणिनि की रचना है, जो कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। और पाणिनि किसके समकालीन है? दास है भी। तो क्या किया जाए? है इस क्लासरूम में किसी की? तो जी हाँ, इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, इकोनॉमिक्स की क्लास आंसर राइटिंग की। अब एक ही तो, और पूरा बताने में फिर या तो शॉर्टकट भागूं। कर देंगे जल्दी ही, हमारी 4-5 दिन की जीएस की क्लास बची हुई है, सप्ताह हमारा समाप्त हो जाएगा। अगले सप्ताह से 2 घंटे क्या 3 घंटा पढ़ो। फिर आप ही लोग तो भागने लगते हो कि अब दूसरी क्लास भी है। मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मुझे तो क्लास में ही मजा आता है। दिन भर मुझे आप रख लो, मैं दिन भर भले के थक जाऊंगा तो मैं बैठ कर बोलते रहूंगा, लेकिन बोलते जरूर रहूंगा। हाँ संत बोलो। पहुंचेगा क्या? विदेशी कभी हमारी संस्कृति को समझ ही नहीं पाए तो हमारी साहित्य को क्या समझ पाएंगे? लोग क्या समझेंगे? भारत को रहकर ही भारत को कौन सा वे समझ लिए? भारत में रहें लेकिन उसके बावजूद भी भारत को क्या समझे? असभ्य समझ गए। अगर विदेशियों को इतनी भी समझ नहीं है, अब ऐसे ही कोई ऐरा गैरा विदेशी तो नहीं आएगा। अगर जिसको इतिहास की समझ है वो यह जरूर समझेगा कि यह किस समय काल की रचना है और किस समय काल के समाज की बात की जा रही है और क्यों की जा रही है। अगर वह मनुस्मृति को पढ़ रहा है तो मनुस्मृति के साथ साथ उस समय काल के समाज और उस समय काल की बाह्य आक्रमणकारी व्यवस्था को भी तो वह जानेगा कि अगर यहाँ पे ये सारी चीजें बताई जा रही तो क्यों बताई जा रही है। उसको भी तो वह देखेगा, उस समय की अर्थव्यवस्था को भी देखेगा। कौन से बौद्ध ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ के भी बहुत सारी रचनाएं कोई एक समय काल की थोड़े ही है। मनुस्मृति, मैंने क्या कहा कि मनुस्मृति मौर्योत्तर काल की रचना है, मौर्योत्तर काल। और बौद्ध ग्रंथ कब है? उसके पहले का है त्रिपिटक, उसके पहले का बुद्ध के समय काल का है ना, 6ठी शताब्दी ईस्वी काल का। ऐतिहासिक युग की रचना है क्योंकि उस समय लिपि का विकास हुआ। महाजनपद काल क्या है? ऐतिहासिक काल है ना, लिपि का विकास हुआ। हाँ, और जो बौद्ध ग्रंथ है उसके बाद फिर रचित हो लिखी जा रही है। रचनाएं तो बाद में भी लिखी जाएंगी। अब जैसे मनुस्मृति है तो मनुस्मृति केवल वह आपका मौर्योत्तर काल का है। अन्य स्मृति ग्रंथ गुप्त काल का है, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ये सब गुप्तकालीन रचना। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में इसको